वॉट यू लव। आप काबिल बनो, काबिलियत झक मार के आपके पीछे आएगी। अपॉर्चुनिटीज एक्सीडेंटल होता है, आप में वो पैशन, वो जज्बा, वो जुनून है कि मुझे इस फील्ड में कुछ ना कुछ करना है। अगर मुझे जिंदगी में सफल बनना है तो मेरा गवर्नमेंट जॉब पाना बेहद जरूरी है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ये मिथ मैं ब्रेक करना चाहूंगा। जिन लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट जॉब बहुत इजी है, बहुत कंफर्टेबल लाइफ है, दिस इज दी एरा ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर आपने शिद्दत से तैयारी करी है तो वो ही अपने आप में काफी है। तो कंटेंट राइटिंग एक बहुत ही अच्छा करियर है और मैं सारे पेरेंट्स से कहना चाहूंगा कि देखिए आज का जमाना बदल गया है। इतना हाई प्रेशर जॉब आप लंबे समय तक नहीं कर सकते हैं, जिसमें लोग बहुत पैसा कमाते हैं आंख बंद करके, अंधाधुंध पैसा। तो हमें क्या लगता है कि ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। अगर बच्चा अच्छा परफॉर्म करे स्टडीज में तो आंखों का तारा बन जाता है, हर जगह उसकी जय जयकार होती है। मेरी सलाह ये होगी कि आप एक अपना यूट्यूब या सोशल मीडिया चैनल बनाओ। मेरा प्लान ए और प्लान बी में एक अलग टेक है। मुझे क्रिकेट अच्छा लगता है, उस तब जाके लोग नोटिस करेंगे और आपको इंडिपेंडेंटली वो काम देना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, सर हमारे साथ फिर से हैं और जैसा कि हमने रिसेंटली पॉडकास्ट में डिस्कस किया था गवर्नमेंट जॉब को, तो उसी से रिलेटेड काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट में डाला था कि आखिर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए या जिनका नहीं हो पाता है वो कैसे प्लान करे अपने करियर को, यानी कि ऑप्शन बी क्या होना चाहिए। तो सर से आज हम डिटेल में जानेंगे कि आखिर लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ इतना जा क्यों रहे हैं, और फिर जानेंगे कि जो लोग गवर्नमेंट में जा रहे हैं उनका प्लान बी या उनकी करियर प्लानिंग कैसे होनी चाहिए। तो सर आपका वंस अगेन फिर से स्वागत है आपने मेरे पॉडकास्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, तो सर फिर भी मैं चाहूंगा सर एक बार जो लोग अगर ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सर आप अपना इंट्रोडक्शन, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हमारे। ठीक है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनु साकुनिया है। मैं एक करियर काउंसलर हूं जिसने पिछले 10 सालों में 10,000 से ज़्यादा लोगों को करियर्स के लिए गाइड किया है, जिसमें स्कूल स्टूडेंट से लेकर कॉलेज स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल शामिल हैं। मैंने पिछले 10 सालों में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करा है करियर गाइडेंस के विषय में, जिसमें रीजनल और इंटरनेशनल एनजीओज के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट भी शामिल है। मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट के 2 फ्लैगशिप प्रोग्राम्स, नेशनल करियर सर्विस और प्रधानमंत्री युवा योजना को अलग अलग स्टेट्स में इम्प्लीमेंट करने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और मेरा मिशन है कि हर इंसान, हर बच्चे को अपने लिए वो सारी करियर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल पाए, जिससे ना केवल वो अपने लिए एक राइट करियर चूज कर पाए बल्कि उसमें एक करियर प्लान बनाकर उसको फॉलो करके उसमें सक्सेस भी अचीव कर पाए। जी सर। तो सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट जॉब में इतना सक्सेस रेट कम है, बहुत कम ही लोगों का हो पाता है, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ क्यों जा रहे हैं सर, ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, तो जैसे मैंने अपने पिछली वीडियो में भी ये बात टच करी थी कि रूरल एरियाज में और टियर 2 और टियर 3 टाउन्स में जो हमारा स्टेटस है, प्रेस्टीज है, सेल्फ वर्थ है, वो हम कहाँ काम करते हैं उस पर डिपेंडेंट रहती है। और उस परिप्रेक्ष्य में हर दूसरा व्यक्ति जिससे भी वो लोग मिलते हैं, जिससे भी वो प्रभावित होते हैं, वो गवर्नमेंट सेटिंग से जुड़ा है या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है। तो उनका भी ये सपना हो जाता है कि अगर मुझे जिंदगी में सफल बनना है, सक्सेसफुल बनना है, तो मेरा गवर्नमेंट जॉब पाना बेहद जरूरी है जी। इसी चीज को दिमाग में रखकर बच्चे और उनके पेरेंट्स यही चाहते हैं कि उनके बच्चे को कहीं ना कहीं अच्छी सरकारी नौकरी मिल जाए जी। अब इसमें क्या होता है कि हर बच्चा सरकारी नौकरी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता है। 12वीं के बाद ग्रेजुएशन में जैसे ही आता है, ग्रेजुएशन की पढ़ाई के साथ साथ वो किसी ना किसी सरकारी नौकरी के लिए प्रिपरेशन शुरू कर देता है। अब मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूँ जो चौंकाने वाले हैं और जो एक रियलिटी चेक भी देंगे। जो सबसे प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट जॉब है जिसमें सारे बच्चे जाना चाहते हैं और जो सारे पेरेंट्स का सपना होता है, ज्यादातर पेरेंट्स का सपना होता है, वो है सिविल सर्विसेज, यूपीएससी। अब यूपीएससी में अगर मैं आज के कॉन्टेक्स्ट की बात करूं तो 1000 या 1000 से कम वैकेंसीज के लिए 13 लाख बच्चे कंपीट कर रहे हैं, 13 लाख। फिर दूसरा आता है एनडीए, इंडियन आर्मी में जाना, जो कि एनडीए के बाद भी जा सकता है और ग्रेजुएशन के बाद भी सीडीएस वगैरह करके जा सकता है। उसमें क्या है, अगर मैं एनडीए की बात करूं तो 800 सीट्स के लिए 6 लाख बच्चे कंपीट कर रहे हैं। तो और अगर मैं कोई भी गवर्नमेंट जॉब की बात करूं, चाहे पुलिस में हो, बैंकिंग में हो या किसी और ऑर्गेनाइजेशन में हो, शॉर्ट सर्विस कमीशन में हो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में हो, हर जगह सिलेक्शन कन्वर्जन जो है 1% से भी कम है, कई जगह 0.1%, 0.01% है। तो इसमें ये समझना बहुत जरूरी है कि बच्चे का कोई दोष नहीं है। आपका बच्चा बेहद इंटेलिजेंट हो सकता है, बट क्योंकि सिलेक्शन का कन्वर्जन रेट इतना कम है कि किसी भी फैक्टर के कारण बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उसका सिलेक्शन ना हो पाए। एग्जाम देने के टाइम में अगर वो लेट पहुंचा या उसके सेंटर में कुछ प्रॉब्लम हो गई
या उसने जो पढ़ाई करी थी उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया, किसी और टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ गया, एक एक आधे आधे मार्क्स के डिफरेंस से रैंक बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होती है। और इस रिजल्ट को बच्चे दिल से लगा लेते हैं, कई बार पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं। तो दो नुकसान होते हैं देखिए यहाँ पे। एक तो होता है कि बच्चे को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, उसके बाद जो वो स्ट्रेस, ट्रॉमा, डिप्रेशन और एक बहुत ही लो सेल्फ वर्थ में जाता है, वो बहुत ही बड़ा इशू है, क्योंकि वो उसके आने वाले फ्यूचर में भी इम्पैक्ट डालता है। तो हमने ये जो एक अपना दायरा बांध रखा है गवर्नमेंट सर्विसेज तक, इसको तोड़ने की बहुत जरूरत है। ये मेरा पर्सनल टेक है जी। तो सर जैसा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो आपने आंकड़े बताए वो बिल्कुल चौंकाने वाले हैं। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि सोसाइटी में लोग देखते हैं कि अगर टीचर है वो भी गवर्नमेंट जॉब में, पुलिस है वो भी गवर्नमेंट जॉब में, और आजकल जो स्टेटस है लाइक यूपीएससी, डीएमएस, लोगों को यही पता है कि बेटा क्या बनोगे, मेरे को डीएम बनना है, जो छोटा सा बच्चा है। तो बिल्कुल सही बात बोली है सर। अब सर मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में टच करना चाहूँगा कि आखिर जो लोगों का गवर्नमेंट जॉब में नहीं हो पाता है उनके लिए किस तरह के ऑप्शन बचते हैं या कैसे वो करियर प्लानिंग कर सकते हैं? देखिए ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि हमने देखा है हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कि कई बच्चे हैं जो सालों तक गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करके उसको देते रहते हैं, और बहुत सालों बाद उनको रियलाइज़ होता है कि ना तो उनका गवर्नमेंट बॉडी में कहीं सिलेक्शन हुआ और किसी दूसरी जगह करियर बनाने में भी उनको स्ट्रगल हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? सबसे पहली बात है कि कोई भी नॉलेज, कोई भी जो चीज़ आपने सीखे वो कभी बेकार नहीं जाती। हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमने काफ़ी सुना, अपने घर में भी सुना है कि हमें लोग हमेशा ही समझाते हैं कि बेटा जो भी आपने पढ़ाई करी है, पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती। और मैं इस कॉन्टेक्स्ट में और ज़्यादा इस चीज़ पे एम्फेसाइज करना चाहूँगा कि जब बच्चा गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करता है तो वो बहुत अलग अलग विषयों के बारे में पढ़ता है, और उसकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है अलग अलग मुद्दों पर, वो काफ़ी अच्छी डेवलप हो जाती है। तो सबसे हम पहले बात करते हैं कि अगर बच्चे को अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज के बेसिस पर ही कुछ जॉब्स या कुछ काम ढूंढने पड़े तो क्या काम हो सकता है जी? आज का टाइम है सोशल मीडिया का, आज का टाइम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। दिस इज द एरा ऑफ इंफॉर्मेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट आज की डेट में इंफॉर्मेशन ही है। तो जो बच्चों ने सालों तक पढ़ाई करके एक रिच नॉलेज गेन करी है, वो बच्चे अपनी नॉलेज को इम्पार्ट करने के लिए कंटेंट राइटिंग रोल में जा सकते हैं, है ना। आप कंटेंट राइटिंग कैसे कर सकते हैं? जो और बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्टडी मटेरियल बना सकते हैं, है ना। अलग अलग विषयों पे जिन पे उनकी पकड़ अच्छी है उस पर वो ब्लॉग्स लिख सकते हैं। अगर वो थोड़ा कैमरा फ्रेंडली है, वो कम्युनिकेशन उनकी अच्छी है, तो वो वीडियो के माध्यम से भी लोगों तक वो जानकारी पहुंचा सकते हैं। तो कंटेंट राइटिंग एक बहुत ही अच्छा करियर है जो कि बहुत इजी है। उसमें आपका कोई बैरियर भी नहीं कि आपने ये डिग्री ली है तभी आप कंटेंट राइटर बन सकते हैं, या आपने मास्टर से पीएचडी करी है तभी आप कंटेंट राइटर बन सकते हैं। आप जिस भी लेवल पे है अपनी नॉलेज के बेसिस पे आप इस फील्ड में उतर सकते हैं। दूसरा, आज की डेट में कई सारे कोचिंग सेंटर्स हैं, ट्यूशन सेंटर्स हैं, जहाँ पे बच्चे कोचिंग लेने और ट्यूशन लेने जाते हैं। अगर आपने पढ़ाई करी है और आपका एक अच्छा नॉलेज डेवलप हुआ है तो आप दूसरे बच्चों की सहायता कर सकते हैं। आप एज अ ट्यूटर प्ले कर सकते हैं। ट्यूटर में भी 3 तरीके से आप हेल्प कर सकते हैं। एक तरीका है कि बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स में आप एज अ ट्यूटर ज्वाइन करिए। दूसरा तरीका है कि आप एक छोटा सा अपना ट्यूशन स्टार्ट करें जहाँ पे बच्चों को इंडिविजुअलाइज और पर्सनलाइज सपोर्ट प्रोवाइड करें। क्योंकि आजकल मैंने देखा है कई सारे पेरेंट्स और बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़े कोचिंग में नहीं पढ़ना चाहते, वो चाहते कि कोई उनको कम ग्रुप, छोटे ग्रुप में या इंडिविजुअली पढ़ाए। तो आप उस तरह का बन सकते हो। और आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बहुत ज़्यादा हो गए जहाँ पे आप रजिस्टर करके एज एन ऑनलाइन ट्यूटर पढ़ा सकते हैं। तो इन तीनों फोरम्स में, इन तीनों मेथड्स से आप एज अ एजुकेटर और ट्यूटर बन सकते हैं। तीसरा, ये जो आपने नॉलेज गेन करी है इसको आप पॉलिसी रिसर्च और पॉलिसी एनालिसिस में यूज कर सकते हैं। तो कई सारी पॉलिसी थिंक टैंक्स हैं जो कि अलग अलग विषयों पे काम करती है। कोई थिंक टैंक है जो इकोनॉमी पे काम कर रही है, कोई थिंक टैंक है जो एजुकेशन पे काम कर रही है, कोई थिंक टैंक है जो हेल्थ केयर के मुद्दों पर काम कर रही है, कोई थिंक टैंक है जो अर्बनाइजेशन पे काम कर रही है। तो आप अपने इंटरेस्ट और अपने नॉलेज के बेसिस पर एक थीम सेलेक्ट करें और किसी भी पॉलिसी थिंक टैंक के साथ जुड़ के आप वहाँ पे भी काम कर सकते हैं जी। इसके बाद सर मैं इसमें थोड़ा सा और डिटेल में जो पॉलिसी
थिंक टैंक है उसको थोड़ा सा और से डिटेल में डिस्क्राइब करना चाहूँगा, क्योंकि बेस्ड ऑन माय ऑडियंस उनको आई थिंक उतना अच्छा आइडिया लग ना पाए, तो सर उसको थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये थिंक टैंक पॉलिसी, थिंक टैंक एक्चुअली होता क्या और कैसे अप्रोच करते हैं। ठीक है, तो आजकल क्या है ना कि गवर्नमेंट में जो पॉलिसी मेकिंग है ये रोल डिसेंट्रलाइज हो गया है। गवर्नमेंट आजकल एक्सटर्नल बॉडी से भी काफ़ी इनपुट सीख करती है कि किस तरह की पॉलिसीज़ आनी चाहिए, जो हमारी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ हैं उसमें कहाँ कहाँ लूप होल्स हैं, कहाँ कहाँ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट है, हम कैसे पॉलिसीज़ को अच्छा बना सकते हैं जिससे से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँच सकें और उनकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाए। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 का। तो हमने देखा है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम काफ़ी सालों तक स्टैग्नेंट रहा है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं। तो जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में सोचा गया तो बहुत एक्सटेंसिवली इसके बारे में रिसर्च हुई। तो गवर्नमेंट ने अलग अलग स्टेक होल्डर से इनपुट्स भी सीख करे कि आपको क्या लगता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस किस तरह के चैलेंजेस हैं और उसको दूर करने के हमें क्या क्या करना चाहिए। तो एजुकेशन फील्ड में जो काम कर रही संस्थाएं हैं और जो थिंक टैंक्स हैं जो अलग अलग मुद्दों पर रिसर्च करते हैं उनसे भी इनपुट्स लिए गए। तो अगर आप इन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं तो आप एजुकेशन से रिलेटेड अलग अलग मुद्दों पे उनके रिसर्च टीम का पार्ट बन सकते हैं, और रिसर्च के बाद जब उस रिसर्च का एनालिसिस होता है और उस पर एक पॉलिसी ड्राफ्ट, पॉलिसी डॉक्यूमेंटेशन बनता है, वर्किंग पेपर बनता है, उसमें अगर आप काम करने में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप एक थिंक टैंक से जुड़ सकते हैं, क्योंकि थिंक टैंक भी हर उन अलग अलग लोगों को मौका देने में बिलीव करता है जिन्होंने एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में रिच नॉलेज गेन करी है। तो सर ये ऑफिशियल उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल रहता है? और ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल रहता है, बच्चे खुद से अप्लाई कर सकते हैं, उनके सिलेक्शन प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं, छोटे बड़े कोर्सेज भी कर सकते हैं। जैसे आजकल मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी प्रोग्राम है जो भर के आया, और कई सारे UPSC एस्पिरेंट्स जो कि UPSC क्रैक नहीं कर पाते वो मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी 2 साल का 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन पब्लिक पॉलिसी जैसे कोर्स करके भी थिंक टैंक्स का गवर्नमेंट के साथ जुड़ते हैं अलग अलग स्कीम्स में। कॉर्पोरेट जो कि गवर्नमेंट को हेल्प कर रही है कई स्कीम्स के बेहतर इम्प्लीमेंटेशन में उनके साथ जुड़ सकते हैं। NGOs जो कि इम्प्लीमेंटेशन में गवर्नमेंट को हेल्प करती है उनके साथ जुड़ के काम कर सकते हैं। सर बहुत इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन आपने बताई। हाँ, मतलब ये बहुत अच्छा फील्ड है जो कि आपको पता होना चाहिए, खास तौर से वो लोग जो UPSC और SSC की तैयारी कर रहे हैं। जी जी जी। तो दोस्तों जैसा सर ने बताया, और बाकी डिटेल में आपके पास आपका फ़ोन है, गूगल है, आप करो, गूगल समझो। और सर ने, मैं बता दूं कि मैं बहुत लोगों को पर्सनली जानता हूं, लेकिन सर ने जो इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन बताई है ये मेरे को आज तक कहीं भी मेरे को सुनने में नहीं मिली सर। इसके अलावा संदीप जी मैं एक और फील्ड के बारे में बोलना चाहता हूँ जो कि लोगों को पता है, हम हर टाइम अपने आसपास देखते हैं बट कभी भी ऐसा करियर की तरह नहीं सोच पाता है, खासतौर से UPSC वाले बच्चे, वो है जर्नलिज्म। आज के टाइम में हम TV पर न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, YouTube पे कई सारे चैनल्स देखते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर न्यूज़ लेने की कोशिश करते हैं, एनालिसिस सुनते हैं, व्यू पॉइंट सुनते हैं। और ख़ासतौर से जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है बच्चा, उसने ऑलरेडी हर मुद्दों पे एक बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज और एनालिसिस गेन करा है। आप अपनी नॉलेज को बहुत अच्छे से इन प्लेटफॉर्म्स पे यूज़ कर सकते हैं, आप लोगों को अलग अलग मुद्दों पर और जागरूक कर सकते हैं और आप अपनी एक्सपर्टीज को भी शोकेस कर सकते हैं लोगों तक। तो जर्नलिज्म एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है, बहुत अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है, जहां पे आप अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल मुद्दों पर चर्चा करके लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पहुंचा सकते हैं। जी, और सर मेरा पर्सनली ये मानना है कि कई लोगों का एम रहता है कि मुझे कुछ देश के लिए करना है, तो वो जर्नलिज्म में भी आगे देश के लिए बहुत बड़ी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उनको पूरे टॉपिक की डिटेल नॉलेज है। अगर वो किसी IAS PCS लेवल के बंदे से बात भी करेंगे तो उसको भी पता लगेगा कि नहीं, जो अगला बात कर रहा है उसको भी नॉलेज है इस चीज। राइट। और ऐसे ही लोगों को की जरूरत है सोसाइटी में। करेक्ट। सर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो दिमाग में रहता है जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, पहला क्वेश्चन रहता है कि आखिर कितने सालों तक करें, मतलब 2 साल कर लिया, 3 साल कर लिया, 4 साल कर लिया, 6 साल कर लिया, 10 साल कर लिया, मतलब कितने सालों तक करें, अगर नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा है, मेरे को दूसरा देखना है। और साथ ही साथ कि कई लोगों को लगता है कि यार Day 1 से माइंड में प्लान B लेके चलें कि अगर मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी तो कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, मेरा प्लान B भी मेरा को रेडी रखना है, सो दैट अगर मेरा 2-3-4 साल में नहीं हो पाता है तो मेरा प्लान B रेडी होना चाहिए, मैं उसमें शिफ्ट कर जाऊंगा। बट कई लोग नहीं मानते कि नहीं, अगर मैं सोच रहा हूँ तो एक ही चीज की तरह सोचूंगा और मैं प्लान भी नहीं सोच रहा। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सर कितने साल तक तैयारी को सीरियसली मतलब करना चाहिए और प्लान भी साथ में रखना चाहिए या बाद में सोचना चाहिए? बिल्कुल, और इस बारे में मेरा बहुत क्लियर कट आंसर है।
जहाँ तक आपने बात करी कितने सालों तक तैयारी करनी चाहिए, तो मैं हमेशा बात करता हूँ 2 साल या 2 अटेम्प्ट, है ना। देखिए इस चीज़ की तो कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, कोई नहीं जानता कि आपने इस बार खराब किया, आप 2 नंबर से रह गए। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं आधे नंबर से चूक गए, 2 नंबर से चूक गए, 5 नंबर से चूक गए। आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, है ना। आप चलिए एक बार चूक गए, आप दूसरी बार चांस दे सकते हैं, बट ऐसा हो सकता है कि पहली बार आपने बिल्कुल नहीं अच्छा परफॉर्म करा, दूसरी बार आप 2 नंबर से चूक गए। तो आपको कहीं ना कहीं लिमिट सेट करनी पड़ेगी। और मेरा है कि आप 2 अटेम्प्ट अच्छे से तैयारी करके दीजिए, 2 साल अच्छे से तैयारी करके दीजिए। बट आपका किसी भी कारण से नहीं हुआ तो आप प्लीज़ उस बात को छोड़ दीजिए और अपने करियर को किसी दूसरी फील्ड में सेट करने का या बनाने का सोचिए। बिकॉज पहली बात, आपकी सेल्फ वर्थ इस चीज़ से बिल्कुल डिपेंड नहीं करती कि आपने वो एग्ज़ाम क्रैक किया या नहीं किया। अगर आपने शिद्दत से तैयारी करी है, ऑनेस्टली ईमानदारी से तैयारी करी है, तो वही अपने आप में काफ़ी है। और जो पढ़ाई आपने इस मुकाम तक करी है वो भी ये दर्शाता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत पैशनेट हैं। इसी एनर्जी को अगर आप राइट वे में चैनलाइज करके टाइमली अपने करियर को एक सही दिशा में मोड़ लेंगे तो तब भी बहुत लेट नहीं होगा। आप आसानी से दूसरे फील्ड में स्विच करके अपना अच्छा करियर बना पाएंगे। तो मेरा यही मानना है कि 2 अटेम्प्ट दीजिए, 2 साल तक तैयारी करके अटेम्प्ट दीजिए। अगर 2 साल में आप नहीं क्रैक कर पाते हैं तो आप दूसरे करियर के बारे में सोचें और उसको बनाने की तरफ एक ठोस कदम उठाएं। जी। दूसरा, मेरा प्लान ए और प्लान बी में एक अलग टेक है जी, जो कि बाकी लोगों से काफी अलग है जी। इतनी कम प्रोबेबिलिटी है गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन होने की कि मेरे लिए, मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि टेक्निकली आपका हमेशा प्लान बी ही रहेगा। चाहे आपने ठानी हो कि मेरा मेन ऑप्शन है, बट प्रोबेबिलिटी इतनी कम है कि आप इस पे आश्रित नहीं रह सकते पूरी तरीके से। तो मैं स्टूडेंट को उल्टा सोचने की सलाह देता हूँ कि आप इसको प्लान बी में रखिए और एक प्लान ए और बनाइए जहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी करियर बनाने की ज्यादा अच्छी हो। तो आप तैयारी करिए पूरी ईमानदारी से, ऑनेस्टली 100% आप तैयारी करिए, बट साथ ही साथ आप ये भी देखिए इफ नॉट ये तो मैं कहाँ जाऊंगा, और वो चीज आपको क्लियरली पता होनी चाहिए। और उसके लिए आपको फॉर्म्स भी भरने पड़ेंगे। आप अलग से चाहे तैयारी ना करें, बट उसके लिए आपको अवेयर रहना पड़ेगा, जागरूक रहना पड़ेगा कब वो अपॉर्चुनिटी आ रही है, कब उसके फॉर्म्स निकल रहे हैं, जिससे कि अगर आपका बाय चांस गवर्नमेंट जॉब में नहीं हुआ तो तुरंत आपके पास दूसरा रास्ता ओपन हो और तुरंत आप उसमें शिफ्ट कर पाए। तो मेरा यही इसमें पर्सपेक्टिव है। जी जी बिल्कुल सर, और मैं भी इस बात से काफ़ी सहमत हूँ कि प्रोबेबिलिटी जो है उसको ध्यान में रखते हुए प्लान बी ऐसे सेट कर सकते हो, प्लान ए ऐसे सेट कर सकते हो। सर, जो अभी एक पॉइंट मेरे दिमाग में आ रहा है कि कहीं ना कहीं जब बच्चा घर में बड़ा हो रहा होता है तो उसकी करियर प्लानिंग में उसके पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। कई बार मैं खुल के बोलना चाहूँगा कि पेरेंटिंग की इतनी एजुकेशन अभी इंडिया में लोगों को नहीं है, और ख़ास तौर से अगर गांव की बात करूँ तो उनको तो आइडिया नहीं कि पेरेंटिंग क्या होती है। तो सर, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई पेरेंट्स वीडियो देख रहा है तो बहुत शॉर्ट में उनकी क्या अप्रोच होनी चाहिए अपने बच्चे को करियर को लेकर के, उनके क्या माइंडसेट होना चाहिए बच्चे के लिए? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, और मैं सारे पेरेंट्स से कहना चाहूँगा कि देखिए आज का ज़माना बदल गया है। जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो फियर अप्रोच चलता था कि बच्चों को डरा के, प्रेशराइज करके, किसी भी तरीके से मेहनत करके उसको पढ़ा के करियर सेट करा दें। बट आज के टाइम में अनफॉर्चुनेटली वो अप्रोच नहीं चल पाती, और अच्छी भी बात है। डर के पढ़ना मेरे हिसाब से भी बेहतर नहीं है, क्योंकि वो एक लेवल तक तो पहुंच जाएगा, बट उसके बाद उसको अपने हिसाब से ही चीज़ें करनी होगी और करनी भी चाहिए। तो पेरेंट का रोल एज अ फैसिलिटेटर, एज अ गाइड, एज अ मेंटर होना चाहिए, जो कि बच्चों को अपने टैलेंट, अपने स्ट्रेंथ, अपनी एबिलिटी को जानने में हेल्प करे। तो हम एज अ सोसाइटी बहुत क्रिटिकल होते हैं। हम हर बच्चे को क्रिटिकली देखते हैं और उस बच्चे की गलतियां निकालते हैं। हमेशा ये कहते हैं कि ये तुमने अच्छे से नहीं किया, वो नहीं किया, इसमें ऐसा कर सकते तो इसमें वैसा कर सकते थे। बट कई बार मेरे पास इतने सारे बच्चे आते हैं जिनको आज तक किसी ने ये नहीं पता होता है कि उनमें स्ट्रेंथ क्या, उनमें क्वालिटीज क्या है, और तभी बच्चा अंडर कॉन्फिडेंट फील करता है क्योंकि उसका जो सेल्फ वर्थ है वो आप केवल पढ़ाई से और मार्क्स से ही देख रहे हैं। अरे वो बच्चा ड्राइंग में बहुत अच्छा हो सकता है, खेल कूद में बहुत अच्छा हो सकता है, उसकी पर्सनैलिटी बहुत प्लीजिंग हो सकती है ना। तो कई सारे ऐसे हुनर वाले काम हैं, अलग अलग एरियाज है जिसमें वो बहुत अच्छा हो सकता है, बट हमारा ध्यान ही नहीं होता। हम सब लोगों को, सब बच्चों को एक ही तराजू में एक ही तरह से तोलने की कोशिश करते हैं। बहुत ही क्रूड लैंग्वेज में कह रहा हूँ, माफ करिएगा, बट ये बहुत कटु सत्य है कि हर बच्चे को हम
एक तरीके से नहीं देख सकते हैं। हमें सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट में बच्चे की मदद करनी होगी। अगर बच्चा खुद नहीं जान पा रहा है कि उसमें क्या क्वालिटी है, क्या टैलेंट है, क्या स्किल है, क्या अच्छी बातें हैं, तो पेरेंट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चों को वो बताने में। और बच्चा अगर फेल हो या पास हो, उसकी वर्थ फैमिली में वही रहनी चाहिए। मैंने कई बार देखा है कि बच्चों की तरफ जो बिहेवियर है ना, वो चेंज हो जाता है। अगर बच्चा अच्छा परफॉर्म करे स्टडीज में तो आंखों का तारा बन जाता है, हर जगह उसकी जय जयकार होती है। और अगर वो नहीं परफॉर्म कर पाता तो ऐसा इग्नोर या नेग्लेक्ट किया जाता है, जिससे कि बच्चों की मनोस्थिति बिगड़ना बहुत ही स्वाभाविक है। तो आपका बच्चा है ना, तो उसकी जिम्मेदारी भी आपको इस चीज की लेनी पड़ेगी कि वो बच्चा चाहे पास हो या फेल हो, मैं उसके साथ खड़ा हूं और मैं उसको हमेशा मोटिवेट करूंगा और उसको उसके पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग एरियाज दिखा के उसको एक सही करियर बनाने की तरफ गाइड करूंगा। ये पेरेंट्स का एफर्ट इस डायरेक्शन में ही होना चाहिए। जी जी जी। और कई लोगों को मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि कई लोग मेरे तो जो पर्सनली गाँव में मिलते हैं कि वो कहते हैं कि अरे जो शहर के लोग होते हैं उनकी पढ़ाई अच्छी होती है, इंग्लिश स्कूल में पढ़े होते हैं, हर चीज़ें। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी स्ट्रेंथ ये कि जब आप बचपन में 5 से 6 साल के थे ना, तो गांव में जितने भी लोग हैं सबके घरों के जो हेड थे या घरों के नाम आपको याद थे। सोचो कि आपका जो ब्रॉड पर्सपेक्टिव माइंड जो है ना, कितनी इंफॉर्मेशन के साथ आप कैसे बढ़ रहे हो। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि आप लोगों के अंदर क्वालिटीज और आप लोगों के अंदर जो सोचने का नजरिया है, जो आपका जो मस्तिष्क का विकास है, बहुत ही ब्रॉड तरीके से। जरूरत है तो एक राइट डायरेक्शन की, जिसमें आपकी सर हेल्प करेंगे। और उसके बाद मेहनत में तो आप लोग कभी पीछे रहते नहीं, आप लोगों के अंदर फायर है। अगर एक बार राइट डायरेक्शन मिल गया तो आप लोग हर एक चीज में बहुत अच्छा करते हैं। एक क्वेश्चन सर मेरे को और पूछना है। कई लोगों को कहता है कि यार प्राइवेट जॉब या और कुछ भी मुझे समझ में नहीं आता है, गवर्नमेंट जॉब का एक बार हो गया टेंशन खत्म, मतलब मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा कुछ है। तो कई लोगों का ना यही सटीक आंसर होता है और इसीलिए वो इतना टाइम दे देते हैं। लेकिन आज की डेट में मैंने देखा है कि गवर्नमेंट जॉब में भी वर्क स्टाइल चेंज हो रहा है, पॉलिसीज चेंज हो रही है। तो सर इसको आप सर कैसे टैकल करना चाहोगे, जिन लोगों का ये माइंडसेट है कि नहीं गवर्नमेंट जॉब में एक बार हो गया तो लाइफ सेट है, अपना कोई इशू नहीं है? ये बिल्कुल गलत है और ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने रखा है, क्योंकि ये मिथ मैं ब्रेक करना चाहूँगा। जिन लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट जॉब बहुत ईजी है, बहुत कंफर्टेबल लाइफ है, अनफॉर्चुनेटली आज के टाइम में ऐसा नहीं है। आजकल गवर्नमेंट भी आउटकम ड्रिवन हो रही है। ऑब्वियसली उनको भी जनता को जवाब देना पड़ता है, काम की अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ती है कि उन्होंने 5 साल में क्या किया है। और सारी पार्टीज़ अपने स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन और मशीनरी को बहुत अच्छे से इफेक्टिवली चलाना चाहती हैं और ये सारा दारोमदार गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे रहता है। तो हाई प्रेशर जॉब है, स्ट्रेसफुल जॉब है। आपको कब कॉल आ जाए, सुबह शाम दिन दोपहर, आपको कभी भी काम करके लिए जाना पड़ता है। और ये कई बार होता है कि लोग IAS बनना चाहते हैं, बहुत प्रभावित हो जाते हैं जब वो देखते हैं किसी सीरियल में, किसी फिल्म में DM आके बैठ रहा है, रिपोर्ट ले रहा है, ऑर्डर दे रहा है, लोगों को डायरेक्शन दे रहा है। बट मैं आपको बताता हूँ ये भी एक बहुत स्ट्रेसफुल जॉब है। मेरे कई दोस्त हैं, कई रिलेटिव्स हैं जो कि इस फील्ड में हैं, वो मुझे क्लियरली बताते हैं कि मनु ये सुनने में देखने बहुत अच्छा लगता है, बट जब आप काम करते हो ना, इतना हाई प्रेशर, इतना स्ट्रेस वाला जॉब है कि आप 2-3 साल से ज्यादा फील्ड में पोस्टिंग रख ही नहीं पाते। हाँ। उसके बाद आप चाहते हो कि कोई ऐसा डिपार्टमेंट मिल जाए जहाँ पे आराम से बैठ के मैं 9 to 6 काम करूँ। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा टोल लेता है ना, फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली। तो इतना आसान रहा नहीं है, बहुत चैलेंजेस हैं। आपको अलग अलग लोगों से, अलग अलग स्टेक होल्डर से डील करना पड़ रहा है, पॉलिटिशियन से डील करना पड़ रहा है, इंडस्ट्रियलिस्ट से डील करना पड़ रहा है, NGOs के लोगों से डील करना पड़ रहा है, लेबर यूनियंस, फार्मर्स, सब अलग अलग स्टेक होल्डर से डील करना पड़ रहा है और सबकी सुननी पड़ रही है, उनके लिए सॉल्यूशंस आपको निकालने पड़ रहे हैं। तो बहुत स्ट्रेसफुल जॉब रहता है। दूसरा एक जॉब है जो कंसल्टिंग का, जिसमें लोग बहुत पैसा कमाते हैं, आंख बंद करके अंधाधुंध पैसा। वहां पे भी यही देखा है, टेन्योर मैक्सिमम 1 या 2 साल के बाद ज्यादातर लोग मैनेजमेंट कंसल्टिंग से कहीं और शिफ्ट कर लेते हैं, क्योंकि इतना हाई प्रेशर जॉब आप लंबे समय तक नहीं कर सकते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमें क्या लगता है कि ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, कि मैं तो बहुत दुखी हूँ बट जो सामने वाला है वो बहुत सुखी है। ऐसा होता नहीं है। हर कोई बंदा अपने काम को लेके कुछ हद तक नाखुश हो सकता है ना। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। मैं एक प्रश्न है जो हर बच्चे जिनकी मैं काउंसलिंग करता हूँ उनसे पूछता हूँ कि बच्चों आपको करियर में क्या चाहिए,
किसी के लिए पैसा सबसे बड़ा चीज हो सकता है, वो पैसे के लिए अपना कंफर्ट, अपना वर्क लाइफ बैलेंस सेक्रीफाइस कर सकता है। किसी इंसान के लिए वर्क लाइफ बैलेंस इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी मेंटल वेलबींग को प्रायोरिटी देता है। उसकी करियर में ग्रोथ स्लो हो तो भी चलेगा, पैसा थोड़ा कम भी मिले तब भी चलेगा, बट वो एक पीसफुल लाइफ चाहता है। कई लोग चैलेंजिंग, इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग काम करना चाहते हैं। उनको लगता है कि यार मैं कुछ ऐसा करूं जहाँ पे कुछ रोज नया, कुछ एक्साइटिंग कर रहा हूँ। उनको जॉब सिक्योरिटी की से चिंता नहीं है। उनको लगता है कि अगर उनको करियर में ग्रो करना है तो उनको अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में शिफ्ट करना पड़ेगा और इसी तरीके से ग्रोथ होती है। वो तो जॉब सिक्योरिटी में बिलीव ही नहीं करते। उसके अपोजिट कई लोग ऐसे भी होते हैं जो जॉब सिक्योरिटी में बिलीव करते हैं, जो चाहते हैं कि एक ऐसा जॉब पकड़ ले जहाँ पे पूरी लाइफ काम करे और वहां से रिटायर होके जाए। जनरली जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए होता है। कई लोग होते हैं जो केवल अपने ग्रोथ डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, उसमें भी कोई गलत बात नहीं है। उनको पता है कि मैं अपने करियर में बस अपना ग्रोथ डेवलपमेंट चाहता हूँ, चाहे पैसे से हो, चाहे स्किल से हो, चाहे प्रेस्टीज से हो। कई लोगों को लगता है नहीं, मैं जो भी काम कर रहा हूँ उससे सामने वाले की जिंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव आना चाहिए, सोशल इम्पैक्ट, सोसाइटी में इम्पैक्ट देखना चाहते हैं। में से कोई भी गलत नहीं है, बट आपको अपनी प्रायोरिटीज और एस्पिरेशंस क्लियर होनी चाहिए जिससे कि आप सही करियर अपने लिए चूज कर पाए। जी सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। और दोस्तों, जैसा कि सर ने भी मेंशन किया कि आपको ना अपने आप से पूछना है कि आखिर आगे चल करके आपके लिए मैटर क्या करेगा, यानी आप किस चीज़ को लेकर के ज़्यादा खुश रहेंगे, और उसके हिसाब से फिर आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी अपने करियर की। एक सिंपल कॉन्सेप्ट है जो मैं सभी आपके ऑडियंस को बताना चाहूँगा। वैसे मैंने करियर प्लानिंग प्रोसेस के बारे में अपने चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस बना रखे हैं जो आप देख सकते हैं, बट एक सिंपल कॉन्सेप्ट है करियर प्लानिंग का, जैपनीज कॉन्सेप्ट है जिसको हम इकिगाई कहते हैं। हाँ। तो इकिगाई बहुत सरल तरीके से करियर प्लानिंग को समझाता है। वो कहता है बच्चों, अगर आपको अपने लिए एक सही करियर चूज करना है तो बस आप एक 4 सवालों का जवाब अपने लिए ढूंढ लीजिए। पहला, व्हाट यू लव, आपको क्या काम करना अच्छा लगता है। ये काम आपका पढ़ाई में हो सकता है, ये काम आपका एक्स्ट्रा करिकुलर्स में हो सकता है, आपका हॉबीज और इंटरेस्ट में हो सकता है, किसी भी एरिया में हो सकता है। दूसरा, व्हाट यू आर गुड एट, आप किस काम करने में अच्छे हो। मुझे क्रिकेट अच्छा लगता है, उससे काम नहीं चलेगा। अगर आप क्रिकेट खेलने में अच्छे हो तभी आप उसमें एज अ क्रिकेटर करियर बनाने की सोच सकते हो। मुझे मूवीज देखना अच्छा लगता है, ये अलग बात है, बट अगर आप मूवी के फिल्म मेकिंग के किसी भी एस्पेक्ट में अच्छे हो, चाहे वो सिनेमेटोग्राफी हो, कैमरा वर्क हो, या एक्टिंग हो, या स्क्रिप्ट राइटिंग हो, या डायरेक्शन हो, तभी आप उसके बारे में सोच सकते हो, है ना। तो व्हाट यू आर गुड एट इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आप किस काम में अच्छे हो ये भी आपको पता होना चाहिए। तीसरा, व्हाट द वर्ल्ड नीड, दुनिया को किस काम की जरूरत है। आपको काम अच्छा लगता है, आप उस काम में अच्छे हो, बट दुनिया को उस काम की जरूरत ही नहीं है, तो आप शायद उस फील्ड में ज्यादा सक्सेसफुल करियर ना बना पाए। और चौथा है, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, आपको किस काम के लिए पैसा मिलेगा। यहाँ पे मेरा थोड़ा सा अनकन्वेंशनल टेक रहता है कि अगर आप 3 चीज़ें आइडेंटिफाई कर लो, मुझे कौन सा काम अच्छा लगता है, मैं किस काम में अच्छा हूँ, और दुनिया को उस काम की ज़रूरत है या नहीं, अगर ये 3 काम आपने अपने लिए पता कर लिए तो पैसा आपको मिल ही जाएगा उस काम के लिए। जैसे 3 इडियट्स का भी डायलॉग है कि आप काबिल बनो, काबिलियत झक मार के आपके पीछे आएगी। जी सर, बिल्कुल सही बात है सर। अब हम करियर की बात कर ही रहे हैं, तो अभी रिसेंटली मेरे साथ केस हुआ कि मैं गाँव में गया था, तो एक 17-18 साल का लड़का था, वो गाने में बहुत अच्छा है, मतलब मैंने सुना पर्सनली विदाउट एनी इक्विपमेंट, बहुत ही बढ़िया गा रहा था। तो मैंने उसको बोला कि तू उसमें आगे देख, अच्छा कर सकता है। उसने बोला भैया कुछ नहीं होता इससे, ये यहीं पे गाओ लूँगा, और इसमें कहाँ कौन कर पाता है, और ये इतनी, मैंने पता भी किया था इतना महंगा कोर्स होता है और इतना इसमें स्ट्रगल है, मेरे से अच्छे लोग पढ़े नहीं हो पाता है। तो सर जिनके अंदर इस तरह का टैलेंट, डांसिंग, सिंगिंग या एक्टिंग, सर उनको अपना करियर कैसे प्लान करना चाहिए। और ये जो आपने पीछे पूछा है बहुत प्रेवलेंट है ना। बच्चे और पेरेंट इस बारे में बात नहीं करते हैं, बट हर बच्चे में अगर आप देखें तो कोई ना कोई टैलेंट मिल जाएगा। कोई गाने में अच्छा है, कोई डांस बहुत अच्छा करता है, कोई बोलने में बहुत अच्छा है, किसी को डिजाइनिंग और डेकोरेशन बहुत अच्छा लगता है, कोई इवेंट मैनेजमेंट करने में अच्छा है, किसी को फैशन डिजाइनिंग करने में इंटरेस्ट है। तो इन बच्चों को क्या करना चाहिए। अब इसमें 2 बातें हैं, है ना। पहली बात, इसमें आप सक्सेसफुल करियर डेफिनेटली बना सकते हैं, और इस बात को कई बार लोग समझ नहीं पाते हैं। अगर मैं सरकारी नौकरी की बात करूं, वहां पे आपका सिलेक्शन होने का जो परसेंटेज है वो 1% या 2% है। मैं आपको ये बात बोलता हूँ, आपके शो पे बहुत ओपनली बोलता हूँ कि अगर आप किसी भी टैलेंट या स्किल में पहले टॉप या 1 या 2% में आता है, तो आप डेफिनेटली उस करियर में, उस फील्ड में सक्सेसफुल करियर बना सकते हैं, प्रोवाइडेड आप 2 चीजें करें।
इसको मैं सीपी मॉडल कहता हूँ। मैं दिल्ली में रहते हैं तो कनॉट प्लेस को हम सीपी रेफर करते हैं, बट मैं इस मॉडल को सीपी मॉडल कहता हूँ। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब आपको रेगुलरली उस चीज पे प्रयास करने पड़ेंगे, काम करना पड़ेगा और उस हुनर को निखारना पड़ेगा। दूसरा परसिस्टेंट, उस फील्ड में बहुत अप्स एंड डाउन्स आएंगे। कभी कभार आपको लगेगा कि आप जितने भी एफर्ट मार रहे हो उसका कुछ रिजल्ट नहीं हो रहा है, तब भी आपको वो नहीं छोड़ना है। नेवर गिव अप। अगर आप उसमें रेगुलर हैं और उसमें आप कभी भी गिव अप नहीं करते हैं तो बिलीव मी, आप उस फील्ड में डेफिनेटली अच्छा करियर बनाने में सफल होंगे। अब इसमें आपको करना क्या है? टैलेंट बेस्ड फील्ड में करियर्स बनाने के लिए आपको एक मॉडल फॉलो करना होता है जिसको कहते हैं किन। किन का फुल फॉर्म है नो, आइडेंटिफाई एंड नर्चर। सबसे पहले आप अपने आप को जानिए। आप पहले ये असेस करिए कि आप में क्या क्या क्वालिटीज है, क्या क्या इंटरेस्ट है और उन अलग अलग इंटरेस्ट एरिया में आप किस लेवल पर हैं जी, है ना। उसके बाद आप ये आइडेंटिफाई करिए कि जो भी फील्ड्स में आप अच्छे हैं और जिसमें भी आपको मजा आता है उसमें किस किस तरह की करियर अपॉर्चुनिटीज हैं और उसमें किस तरह की फील्ड में आप जाना चाहेंगे। जैसे कि अभी मैं सिंगिंग की बात करता हूँ, तो आप सिंगिंग में कौन सी सिंगिंग में जाना चाहेंगे? आप क्लासिकल सिंगिंग में जाना चाहेंगे, वेस्टर्न में जाना चाहेंगे, फ्यूजन में जाना चाहेंगे, या कोई और फॉर्म है सिंगिंग की उसमें जाना चाहेंगे, कव्वाली या रूही म्यूजिक होता है उसमें जाना चाहेंगे? तो ये आइडेंटिफाई करना है। फिर जब हमने ये चूज कर लिया फिर उसको आपको नर्चर करना है। इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बट अगर आप नर्चर करेंगे तो आप बहुत आगे निकल सकते हैं। जैसे आपने बचपन में ही आइडेंटिफाई कर लिया कि मैं सिंगिंग में अच्छा हूँ, तो सबसे पहला तो आप रियाज चालू करें, है ना, और कोशिश करें कि कोई गुरु या कोई टीचर हो जिसके अंडर आप ये चीज सीखे, जिससे कि आपको पता चले कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं, सुर आपका गड़बड़ा रहा है, लय गड़बड़ा रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, किसको इंप्रूव करने की जरूरत है। दूसरा है आपके लोकल एरिया में जितने भी कंपटीशन हो रहा है, कंपटीशन ही कोई छोटे से छोटा फंक्शन भी हो रहा है, आप मेक श्योर करें कि वहां पे आप परफॉर्म करेंगे, है ना, शर्माना नहीं है, बिल्कुल परफॉर्म करना है। तीसरी बात, आजकल घर घर में मोबाइल फोन है, आप टैलेंटेड हैं, आप अपने वीडियो बनाइए, रिकॉर्ड करिए, उस वीडियोस को सेव करिए और मेरी सलाह ये होगी कि आप एक अपना यूट्यूब या सोशल मीडिया चैनल बनाओ और उसमें लोगों को बताएं। कई लोगों को ये झिझक होती है कि अरे सर मुझसे अच्छा गाने वाले बहुत है। आपसे अच्छा गाने वाले 10% होंगे, बट आपसे इंस्पिरेशन लेने वाले आपका गाना जिनको अच्छा लगता है 90% है। आप जिस भी लेवल पे हो 90% जनता आपके जैसा बनना चाहती है, लोग रियलाइज नहीं करते हैं ये चीज, तो आप वो शोकेस करना चालू करें। फिर जब आप आगे बढ़ते हैं, कॉलेज में जाते हैं, कहीं और जाते हैं, तो आजकल कई सारे टैलेंट शोज होते हैं, उनमें आप ऑडिशन लें, है ना। और ये टैलेंट शोज केवल टीवी पे नहीं आते, कभी एक बार आपके ऑनलाइन मीडियम्स में भी आते हैं, ऑडियो पॉडकास्ट में भी आते हैं और न्यूज़ चैनल्स और लोकल क्लब्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं, वहाँ पे पार्टिसिपेट करें। जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे, और एक और चौथा इंपॉर्टेंट है, अपनी फील्ड में जो लोग इसमें सफल होंगे उनसे भी कनेक्ट करें, है ना, उनसे अप्रोच करें, उनको अपना गाना भेजा एज अ सैंपल, उनसे पूछे कि सर मैं कैसे सक्सेसफुल बन सकता हूँ, उनके नज़र में आए जी। टैलेंट, एक हिंदी में कहावत है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, है ना। तो आप कितने भी टैलेंटेड हो, अगर लोगों को आपके टैलेंट के बारे में पता ही नहीं है तो आपको कैसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, है ना। तो आपने लोकल फंक्शंस में, अपने फैमिली फंक्शन में, स्कूल कॉलेज के फंक्शन में परफॉर्म करा, क्लब्स के पार्ट बने, आपने जब आप आगे बढ़े तो आपने ऑडिशंस में पार्टिसिपेट करा, आपने सोशल मीडिया पे अपने टैलेंट को शोकेस किया, आपने लोगों को से कनेक्ट करा जो उस फील्ड में अच्छा कर रहे हैं। अगर आप ये सब स्टेप्स ईमानदारी से कर लेते हैं तो डेफिनेटली कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पे आएगी, खटखटाएगी और आपको मौका मिलेगा। ये आपके ऊपर है कि आप जाना चाहते हो नहीं चाहते हो। हर टैलेंटेड बच्चे के लिए, हर टैलेंटेड व्यक्ति के लिए अवसर डेफिनेटली आते हैं अगर आप प्रयास करें और आप उस चीज पे को लेने के लिए रेडी हो। ऐसा नहीं कि मैं सोचूंगा, अभी तैयार नहीं हूं, बाद में बताऊंगा, नहीं, आपको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। जैसी अपॉर्चुनिटी आए आप जाएं और आप उसमें घुस जाएं। और अगर मैं बच्चों को भी ये कहता हूं, अगर आप किसी की भी सक्सेसफुल बायोग्राफी, अगर उनकी जर्नी देखें तो अपॉर्चुनिटीज एक्सीडेंटल होता है। कोई फिल्म की शूटिंग हो रही है, एक एक्टर निकल गया किसी भी कारण से, तो वहां पे जो साइड एक्टर था उसको मेन रोल मिल गया, उसने ऐसा परफॉर्मेंस दे दिया कि उसके बाद उसको अपॉर्चुनिटीज मिलती गई। कोई सिंगर नहीं आ पाया, उसकी बजाय कोई और सिंगर को मौका मिल गया, उस सिंगर ने ऐसा गाना गाया कि वो फिर सुपरस्टार सेंसेशन बन गया। तो अपॉर्चुनिटीज कैसे भी आ सकती है, बहुत फॉर्मल ऑर्गेनाइज वे में नहीं आएंगी,
बट अगर आप प्रोएक्टिव हैं, आप एक्टिवली अपने टैलेंट को शोकेस कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, और अगर कई बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि सर मैं एक छोटे से कस्बे में रहता हूँ, गांव में रहता हूँ, वहां पे मैं क्या करूँ, वहां पे भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप खुद ऑर्गेनाइज कर सकते हैं छोटे लेवल का इवेंट अपने गांव में, अपने स्कूल में। कई छोटे एरियाज में एनजीओज काम करती है जो किसी न किसी टैलेंट बेस्ड उसमें काम करती है, वहां पे आप उनके साथ पार्ट बनकर वहां पे इवेंट ऑर्गेनाइज कराइए। और आजकल इंटरनेट और मोबाइल फोन हर जगह है, तो आप वहां पे अपलोड करके उसके माध्यम से लोगों तक अपना टैलेंट पहुंचा सकते हैं। तो आज के टाइम में बैरियर्स को बहुत इजीली ब्रेक करा जा सकता है, प्रोवाइडेड कि आप लोग पैशन, वो जज्बा, वो जुनून है कि मुझे इस फील्ड में कुछ ना कुछ करना है। तो मेरी सलाह ये रहेगी, किन मॉडल अपनाएं, अपने आप को जाने, टैलेंट को आइडेंटिफाई करें, पोटेंशियल करियर एरिया को आइडेंटिफाई करें, और टैलेंट को नर्चर करने के लिए जो भी मैंने स्टेप्स बताया आप वो करें। बिना डिग्री के, बिना कोई पैसा इन्वेस्ट करे आप करियर बनाने में सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसे हम लोग को फॉलो करिए। एंड सर का बस मैं ये कहना चाहूँगा कि सर का कहने का मतलब ये है कि आप के अंदर जिस भी लेवल पे हो, जैसे भी हो, आप उस चीज़ को जारी रखें, जो कमियां हैं उसको सुधारते रहें, और बहुत ही सरल भाषा में बता रहा हूँ कि कुंडी खटखटाते रहें, एक ना एक दिन दरवाज़ा ज़रूर खुलेगा। हो सकता है कि किसी को ज़्यादा टाइम लगे, किसी को कम टाइम लगे, लेकिन यही कि आप अगर सच में करना चाहते हो तो इस पे ना रेगुलर काम करते रहें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जैसे सर ने बताया आप यूज़ कीजिए, बहुत हेल्पफुल है। और बाकी वही है कि अगर आप किसी चीज़ को बहुत ही फेमस डायलॉग शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने की कोशिश करती है, ये रियल है। और रही बात सर ने जैसे बताया कि जो उस फील्ड में सक्सेस लोग हैं उनको उनसे कांटेक्ट करें, तो यस, कांटेक्ट नंबर तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ईमेल आईडीज मिलती हैं, आप उनको मेल कर सकते हैं। और पर्सनली मानिए कि मैंने अपनी जो फील्ड में मेरे क्रिएटिव हेड या एड डायरेक्टर होते हैं, कई बार मेरे को कुछ पूछना होता है तो सबसे पहले मैं उनका काम डालता हूँ। मैं बोलता हूँ सर आपका ये काम मेरे को बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा, और सर मुझे ये चीज़ बताइए कि ये चीज़ आपने कैसे की। यानी मैंने अपना क्वेश्चन उन्हीं के काम के जरिए पूछा, सो दैट उनको भी इंटरेस्ट आया कि नहीं, बंदे ने मेरा काम देखा, रिकॉग्नाइज किया और अब ये पूछ रहा है। और लिटरली दोस्तों यकीन मानिए बड़े बड़े लोगों से मेरे को गाइडेंस आती है, जवाब आता है कि नहीं इसमें बेटा तुम ये गलती करो, इसको इस अप्रोच नहीं इस अप्रोच से किया जाता है। तो ये चीज़ें आप बिल्कुल सर वर्क करती हैं, कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा तो क्या होगा, नहीं रिप्लाई आएगा, लेकिन आप बहुत लोग यही होता है कि भेजते ही नहीं। जी सर बताइए। एक और चीज़ मैं कहूँगा, अगर मैं इस्टेब्लिश्ड करियर्स और क्रिएटिव और टैलेंट बेस्ड करियर्स की बात करूँ तो इनका प्रोग्रेशन ग्राफ अलग अलग रहता है। तो जो इस्टेब्लिश्ड करियर्स है उनका प्रोग्रेशन ग्राफ लीनियर रहता है, मतलब वो स्ट्रेट फॉर्म में चलता है। ऐसे आपने पढ़ाई कंप्लीट करी, आपका स्टार्टिंग जॉब 30-40 हज़ार का लगा, फिर आपको 10% इंक्रीमेंट होता रहा अलग साथ, फिर आपका प्रमोशन हुआ तो 60,000 पे पहुंच गया, 1 लाख पे पहुंच गया, इस तरीके से होगा। क्रिएटिव फील्ड और टैलेंट बेस्ड करियर्स का जो ग्राफ है वो कर्व फॉर्म में होता है। वो स्टार्टिंग में बहुत लो रहेगा, मतलब 5-6 साल तक तो आप किसी से कंपेयर ही नहीं कर सकते। बट 6-7 साल के बाद तो अगर आप कंसिस्टेंट रहे और आप अपने स्किल पे काम करते रहे और जो भी मैंने स्टेप्स बताया वो फॉलो करते रहे, एकदम से स्पाइक करेगा और सीधे ऊपर जाएगा। और 10 साल के बाद आप देखेंगे कि आपने अच्छे इस्टेब्लिश करियर्स में काम करने वाले लोग, चाहे वो मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स हो, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, लॉयर्स हो, उनको काफी पीछे छोड़ दिया है। तो कभी भी कंपैरिजन आप गलत तरीके से ना करें। क्रिएटिव फील्ड में स्टार्टिंग में आपकी सैलरी कम रहेगी, बिकॉज स्टार्टिंग में आपको ऐसे ट्रेनी ट्रीट करा जाता है, आप काम सीख रहे हैं, आप शागिर्द हैं जी। जब आप उस काम को सीख जाते हैं, आप अपने पोर्टफोलियो को दिखा सकते हैं, आपने 50 या 100 जगह काम किया होता है जी, तब जाके लोग नोटिस करेंगे और आपको इंडिपेंडेंटली वो काम देना स्टार्ट करेंगे जी। और एक एक काम के लिए आपको पता है आज के टाइम में मीडिया में इतना पैसा है, जो भी मीडिया के प्रोजेक्ट्स है लाखों करोड़ों में होता है, एक एक प्रोजेक्ट के लिए आपको लाखों और करोड़ों रुपए तक मिल जाता है। बट उससे पहले की जर्नी है जिसमें थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो आप कुछ बैकअप प्लान भी रख सकते हो, उसके साथ साथ भी ये परस्यू कर सकते हैं। वो स्ट्रेटेजाइज आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग खुद से डिवाइस कर सकते हैं जी। तो दोस्तों यही था, हमने काफ़ी कुछ पॉइंट टच करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी आपको अगर डिटेल एक गाइडेंस चाहिए तो सर के मैं सोशल मीडिया हैंडल और सर का कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप सर को रीच आउट कर सकते हो, सर का चैनल विजिट कर सकते हो। और सर मैं आपका फिर से थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। एंड दोस्तों आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको थोड़ी भी वैल्यू मिली हो वीडियो से तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, कमेंट करके जाइए, वीडियो शेयर कीजिए और अपना प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।